फॉक्स स्टोरी ट्यूब के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की हमारी कहानी मुआशरे में होने वाली बिल्कुल सच्ची और सबक आमोज़ दर्द भरी कहानी है। भरोसा करके इज्जत से हाथ धो बैठी। ये हमारे गांव की एक लड़की नाज़ो की कहानी है, जिसे सुनकर हर माँ खून के आंसू रोई थी और हर बाप का दिल तड़पा था। बहन आज भी नाज़ो को याद करती है तो पल पल बिखरने लगती है और गाँव के सारे भाई खुद को लाचार महसूस करते हैं। अल्लाह जाने इस फूल सी लड़की को किसकी बद्दुआ लगी कि पल भर में मुरझा गई। तभी हमारे पड़ोस का लड़का रोशन इसका शदाई हो गया। रोशन और नाज़ो के घर साथ साथ थे। एक दीवार बीच में थी जिसमें नाज़ो के बाप ने एक छोटी सी खिड़की लगवा दी थी ताकि इसकी बहू बेटियां एक दूसरे के घरों में आसानी से आ जा सकें। रोशन और समन दोनों बहन भाई थे और नाज़ो इनकी चचा की बेटी थी। गांव में रिश्ते आपस में होते थे। रोशन को भी उम्मीद थी कि इसका संजोग नाज़ो से होगा। दादी से अक्सर यही सुना कि नाज़ो की शादी रोशन से करूंगी। बुजुर्गों को जब मौत मोहलत ना दे तो इनके बच्चों के ख्वाब भी बिखर जाते हैं। दादी की वफात के बाद बहू की बन आई और नाज़ो की मां ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, मैं बेटी का रिश्ता रोशन से हरगिज नहीं करूंगी, बल्कि इसकी शादी अपनी बहन के बेटे बख्तियार से करूंगी। चाची चंदा का ये ऐलान सुनकर सब ने दांतों में उंगलियां दबा ली, क्योंकि नाज़ो का बख्तियार से किसी तौर जोड़ ना बनता था। बख्तियार अभी सिर्फ 8 बरस का था, जबकि नाज़ो 18 साल को होने को आई थी। वो अपने इस खालाजाद से तकरीबन 10 बरस बड़ी थी। उम्र का ये फ़र्क मामूली ना था। मर्द औरत से 10 बरस बड़ा हो तो चल जाता है, लेकिन औरत अगर बड़ी हो तो अज़दवाजी ज़िंदगी की कामयाबी एक महाल अमर हो जाती है। ये हकीकत सबको मालूम थी। सभी ने नाज़ो की माँ को समझाया कि बेटी की ज़िंदगी से मत खेलो, मगर वो बहन की मोहब्बत में अंधी हो रही थी। दरअसल नाज़ो की ये खाला एक टांग से माजूर थी और इसका एक बाजू भी कमज़ोर था। इससे फिलफूर ऐसी बहू दरकार थी जो इसका बिखरा हुआ घर संभाल ले। भला से इसके बेटे के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर पाए या नहीं। बख्तियार इन दिनों 4थी जमात का तालिब था और स्कूल से आने के बाद सारा दिन दोस्तों के साथ खेलता फिरता था। गुलैल से शिकार करना इसका महबूब मशगला था। इसे कुछ खबर ना थी कि शादी का बंधन क्या होता है और इस रिश्ते के क्या तकाजे हैं। वो शादी के बाद भी साल भर तक नाज़ो को बेबे बड़ी बहन बुलाता रहा। बड़ों के बार बार टोकने पर बड़ी मुश्किल से बेबे कहने की आदत छूटी थी। नाज़ो भी मासूम सी लड़की थी, ताहम इसे इस बात का बेहद गम था कि इसकी शादी रोशन से न हो पाई थी, जिसके साथ उम्र भर जीवन बिताने का ख्वाब देखा था। और ये महज इस कारण कि इसकी माँ अपनी बहन की बेटी समन को बहू बनाकर घर लाना चाहती थी। समन तो नाज़ो के भाई की बीवी बनकर खुश व खुर्रम हो गई, क्योंकि दोनों हम उम्र थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन नाज़ो माँ और भाई की खुशी की खातिर कुर्बानी का बकरा बन गई। इसके दिल की दुनिया उजड़ गई। वो लड़की थी, दुख सहकर सब्र कर लिया, लेकिन रोशन बहुत मुतासिर हुआ था। वो इस कदर डिस्टर्ब हुआ कि घर से चला गया और 2 साल तक ना लौटा। माँ बाप बेचारे बेटी की जुदाई और परेशानी में नीम जान होकर रह गए। नाज़ो की चची उठते बैठते बददुआएं देती थी कि चंदा जैसा जुल्म तूने रोशन पर ढाया है और मेरे बेटे का दिल उजड़ा है, अल्लाह करे तेरा भी ऐसा दिल उजड़े। बददुआ चंदा को लगी होगी, मगर इस बददुआ ने अल्लाह जाने बेकसूर नाज़ो को ज़रूर अपनी लपेट में ले लिया। वो बेचारी अलम की तस्वीर बन गई, हालांकि इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। मैं इसे बचपन से जानती थी। वो बहुत अच्छी फितरत की थी। किसी का दिल दुखाना तो कुजा, वो तो चींटी को मारने तक गुनाह समझती थी। हम दोनों गांव के प्राइमरी स्कूल पढ़ने इकट्ठे जाया करती थी। नाज़ो जहां पढ़ने में अच्छी थी, वहां बेहद जिंदा दिल और खुश अखलाक भी थी। दूसरों के काम आती और किसी की मदद करके बेहद खुशी महसूस करती थी। शादी के बाद नाज़ो बहुत बदल गई। वो ना रही जो शादी से पहले थी। देखकर यूं लगता था कि जैसे वो अचानक ज़िंदगी के कई अशरे एक जश्न में फैलांग गई। 18 साल की नाज़ो यकदम 40 बरस की औरत जैसी संजीदा और सियानी नजर आने लगी। बख्तियार को तो अभी तक पता ही ना था कि बीवी क्या होती है। वो घर आता तो माँ से कहता, अम्मा ये सालन अच्छा नहीं पकाती, पता नहीं इसे कहाँ से क्यों ले आई हो, बहुत दिन रह ली है, अब इसे घर भेज दो। ये मुझे रोज़ हाथ मुंह धोने का कहती है। इसे हर वक्त सफाई सुथराई की पड़ी रहती है।
मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा सर खाती रहती है। नाखून काटो, जूते पॉलिश करके स्कूल जाया करो, कपड़े मिट्टी से गंदे मत किया करो। ये बेबे है या कोई हेडमास्टर नहीं है। बेटी की बातों पर माँ हंस कर कहती, मैं वारी तेरे कहने से इसे इसके बाप के घर भेज दूँ तो काम कौन करेगा। तेरी बहन की शादी हो गई है, अब मैं तो काम कर नहीं सकती। अच्छा पकाती है या बुरा? पका तो देती है, तुम्हें वक्त पर खाना मिल जाता है। तो इसकी बातों का बुरा मत माना कर। अभी तू छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तो आप ही समझ आ जाएगी तुझे कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। फिर ये तुझे इतनी बुरी नहीं लगेगी। नाज़ो बहुत साबिर लड़की थी। वो हर बात से बेनियाज और बेपरवाह होकर बस खाला की खिदमत किए जाती। इसे खाला की माजूरी का एहसास था, इसीलिए इसे दुख देना नहीं चाहती थी। वो सारा दिन घर के काम करती रहती, रात को थकन से निढाल चारपाई पर गिरती ही सो जाती। इसकी सास ऐसी साबिर और बेज़बान बहू पाकर बहुत खुश थी, लेकिन इसका खालू कतई खुश न था। वो नाज़ो को देखकर कराता था, कहता था तुमने इस लड़की पर बड़ा जुल्म किया है। जब हमारा बेटा जवान होगा तो इसका सन ढलने लगेगा, तब ये कहाँ बख्तियार को अच्छी लगेगी। कुछ वक्त खुशी के साथ गुजारेगा, बल आखिर दूसरी शादी का सोचने लगेगा। तब ये बेचारे किस कसूर की सजा पाएगी। अरे मियाँ जी, कहाँ की बेपरकी उड़ाने बैठ जाते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो वक्त बहुत दूर है, तब बाल बच्चे हो जाएंगे तो नाज़ो उनमें उलझ जाएगी। तब इसे क्या परवाह रहेगी कि बख्तियार दूसरी शादी करे या ना करे। शोहर बीवी की ऐसी बातें सुनकर दिल ही दिल में अफसोस करता, और अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो ये औरत कितना वलवेला करती। और अब दूसरों की बेटी को बांदी बनाकर ले आई है तो इसके दुख दर्द का इसे कोई एहसास नहीं। सच है कि इंसान खुद गर्ज हो जाए तो इसका दिल पत्थर का हो जाता है। खाला यूं नाज़ो से बहुत प्यार जतलाती थी, वारी सदकी जाती थी। क्यों न वारी सदकी जाती, वो इसकी बेदाम की गुलाम जो बनी हुई थी। अपनी ख्वाहिशों के कत्ल पर उफ नहीं करती थी। वो एक शरीफ नफ्स लड़की थी, शर्म हया, लिहाज और शराफत जिसकी फितरत थी। नाज़ो ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जिस बच्चे को मैं अपने छोटे भाई जैसा समझती हूँ, इसके साथ मेरी शादी होगी। इसके दिल में तो दादी ने बचपन से रोशन की सूरत डाल दी थी, जिसे भुला देना अब इसकी मजबूरी थी। इस दुख को भुलाने के लिए इसने खुद को घर के काम काज में इस कदर खपा दिया था कि सारा दिन इसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। इसे पता ही नहीं रहा कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। एक दिन इसे उदास देखकर खालू ने कहा, नाज़ो बेटी, क्या तुम्हें अपना मैका याद आ रहा है? चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आता हूँ। 2-4 दिन वहाँ सुकून से रह लेना। यहाँ खाना मैं बाजार से ले आया करूँगा। तुम्हें आराम की ज़रूरत है। खाला को शोहर की तरफदारी बुरी तो लगी, मगर मुंह से कुछ ना कहा। इसकी अपनी बेटी नाज़ो की भाभी थी और चंदन इसे खुश रखा हुआ था। नहीं चाहती थी कि इसकी साबिर भांजी का सब्र का पैमाना किसी दिन लबरेज होकर झलक जाए और फिर लेने के देने पड़ जाएं। ससुर के मुंह से मैके ले जाने की बात सुनकर नाज़ो खिल गई और सास की तरफ मलतेजी नज़रों से देखने लगी। तभी इसकी खाला ने कहा, बार बार बेटी, क्यों नहीं तुम चली जाओ माँ बाप के घर, लेकिन देखो जाते ही समन को इधर भेज देना। जब तक तुम मैके में रहोगी वो इधर आ जाएगी तो घर के काम संभाल लेगी। तुम तो जानती हो बेटी कि मैं काम नहीं कर सकती। जी खाला, मैं ज़रूर अम्मी और भाई से कहूँगी कि वो समन को आपके पास पहुँचा दें। हालांकि अभी चंद दिन कबल ही वो मैके रह कर गई थी और नाज़ो जानती थी कि इतनी जल्दी इसका भाई बीवी को दोबारा माँ के घर आने की इजाज़त नहीं देगा। ताहम वो खुशी खुशी तैयार हो गई और ससुर के हमराह चल दी। अभी आधा रास्ता तय हुआ था कि अचानक इसके ससुर ने कहा, बेटी तुम ज़रा इधर रुक कर मेरा इंतज़ार करो, मैं नज़दीक पेट्रोल पंप से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता हूँ। मेरा दिल डूब रहा है, न जाने क्या हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। खालू आप पानी ले आए। मैं इधर दरख्त के नीचे साए में बैठ जाती हूँ। गर्मी बहुत है, शायद इसी वजह से आपको लू लग गई है, और अभी तो वैगन का अड्डा भी दूर है। नाज़ो ने चादर से खुद को ढांप रखा था। वो दरख्त की ओट में बैठकर ससुर का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि गर्म हवा चल रही थी। इसे भी ठंडे पानी की तलब हो रही थी। काफ़ी देर गुजर गई, इसका ससुर वापस न आया तो इसका जी घबराने लगा।
लेकिन वो इस जगह से 2 कदम भी इधर उधर ना हुई। मुबाद इसका ससुर आ जाए और ना पाकर परेशान हो जाए। सामने सड़क से कई मुसाफिर गुजरे, लेकिन इनमें कोई भी इसका खालू यानी ससुर ना था। वो परेशानी में बार बार रास्ते को तकती थी। जिधर खालू गया था वो आस पास देखती रही, वहाँ कोई जी नफ्स मौजूद ना था, हर तरफ खामोशी थी। गर्मी की वजह से परिंदे तक दम साधे बैठे थे। अब इसे डर लगने लगा क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका था। सहपैर से शाम हो गई। वो दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह किसी को भेज दे जो उसकी ससुर की खबर ला दे। तभी एक शख्स आया और इसने कहा, तुम किसका इंतज़ार कर रही हो बीबी? मैं सड़क पार से आ रहा हूँ, अपने खालू जी का। यहीं कहीं किसी नज़दीक पेट्रोल पंप से ठंडे पानी की बोतल लेने गए थे। कई घंटे गुजर गए और वो अब तक आए नहीं। क्या तुम्हारे खालू का नाम सरफराज तो नहीं? जी हाँ। क्या आप इनको जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो सड़क पर जाते जाते अचानक गिर गए। वहाँ से गुजरते हुए शायद इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था या कोई और मसला था। वो बहरहाल मेरे उस्ताद रह चुके हैं, इसलिए मैंने इन्हें और उन्होंने मुझे पहचान लिया। जब वो सड़क पर पड़े हुए थे उसने मुझे इशारे से करीब बुलाकर कहा कि मेरी बहू फलां जगह दरख्त के नीचे खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, इसको यहाँ ले आओ। इसके बाद लोग इन्हें अस्पताल ले गए और मैं तुम्हारी तलाश करने लगा, मगर अस्पताल तो शहर में है और वहाँ तक जाने में घंटा 1.5 घंटा तो लग जाता है। बेफिक्र रहो, एम्बुलेंस के साथ हमारे आदमी भी गए हैं और अब मैं भी जा रहा हूँ। नाजो ने इस शख्स की बात का एतबार कर लिया, मगर इसके साथ जाने से हिचकिचाने लगी। इस तज़बज़ में पाकर इस अजनबी ने अपनी जेब में हाथ डाला और इसके ससुर का शनाख्ती कार्ड निकाल कर नाजो को दिखाया। यही है ना तुम्हारे ससुर जी? इसने इस बात में सर हिलाया। तो चलो, अब शाम हो रही है, मुझे जल्द ये कार्ड वहाँ देना होगा। नाजो कोई और सवाल किए बगैर इसकी हमराह चल दी। आगे गाड़ी खड़ी थी, वो इसमें बैठ गई। अजनबी ने कार स्टार्ट कर दी और अनजाने रास्ते हो लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? शहर के अस्पताल जहाँ तुम्हारे खालू को ले गए हैं। इनका शनाख्ती कार्ड जमा करवाना है ना? वो शहर के अस्पताल कभी ना गई थी। कहने लगी, भाई बात सुनो, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मैं औरत ज़ात वहाँ जाकर क्या करूँगी? पहले खाला को बताना ज़रूरी है कि वो ख़ुद अपने रिश्तेदार मर्दों को अस्पताल भेज देंगी। बेबी, तुम्हारे ससुर ने यही कहा था कि मेरी बहू को मेरे पास ले आओ। अगर तुमने नहीं जाना तो यहीं सड़क पर उतर जाओ, अपने घर का रास्ता तो तुम्हें आता ही होगा। लेकिन हम तो काफ़ी आगे आ चुके हैं, मैं वापसी का रास्ता इस वक्त कैसे तलाश करूँगी? इसलिए तो कहता हूँ कि अस्पताल चली चलो। तुम्हारे घर वालों को इतला पहुँच चुकी है, वो भी अस्पताल आ गए होंगे। तुम इनके साथ वापस घर लौट जाना। नाजो सोच में पड़ गई। इसे पछताते देखकर वो बोला, बीबी मेरी मानो तो अस्पताल चलो, हम नज़दीक पहुंच चुके हैं और तुम्हारा घर दूर रह गया है और रात हो रही है, तुम्हारा अकेले गांव जाना मुश्किल है। नाजो बेबस हो चुकी थी। अंधेरे में अकेली घर से दूर सड़क पर उतर जाना भी खतरे से खाली ना था। गाड़ी फराटे भरती जा रही थी और कितनी दूर जाना है? 15-20 मिनट का रास्ता रह गया है। वो देखो सामने रोशनी देख रही हो ना, वहाँ तक जाना है। घबराओ नहीं, बस हम पहुँच गए हैं। वो हमेशा गांव में रही, कभी शहर ना गई थी। घर के मर्द शहर को जाते तो सुबह के गए शाम के बाद लौटते थे। कुछ सफ़र तय करने के बाद अजनबी ने बिल आखिर गाड़ी को पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर उतार लिया। पक्के रास्ते के पहलू से अंदर को कहीं जा रही थी। अब वो खौफजदा हो गई। इस तरफ तो शहर के कोई आसार ना थे। पछताने लगी, ऐ काश सहपैर से मगरिब तक ससुर का इंतज़ार करने की बजाय इस वक्त पक्की सड़क पर चढ़ जाती और किसी राह चलते मुसाफिर से नज़दीकी पेट्रोल पंप का पता पूछ लेती। उतर आओ। अजनबी ने इसे सोचों से चौंका दिया। मंजिल आ गई है, मगर अस्पताल कहाँ है? क्या इस वीराने में है? ज़्यादा सवाल मत करो। यहाँ अंदर की तरफ दरख्तों के झुंड हैं, जहाँ डाकुओं के ठिकाने हैं जो मुसाफिरों से गाड़ियाँ छीन लेते हैं। फिर इसने इमारत की जानब इशारा किया जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। वहाँ तुम्हारे खालू। तभी इसने हारन दिया तो एक आदमी निकल कर बाहर आया, जिसने गेट खोला और गाड़ी अहाते के अंदर चली गई। इमारत काफ़ी बड़ी थी। सामने जीना था जो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा था। वो किसी रोबोट की तरह अजनबी के पीछे जीना उतरने लगी। इसके हवास जाते रहे थे और इस अमर का भी हिसाब नहीं हुआ।
वो ऊपर जाने की बजाय किसी तहखाने में उतर रही है। ये वाकई तहखाना था जहाँ और लोग भी मौजूद थे। कहाँ हैं मेरे खालू जी? इसने इधर उधर देखा क्योंकि माहौल से खतरे की बू आ रही थी। खालू, एक आदमी हंसा। वो तो ऊपर चले गए हैं। ऊपर कहाँ? गोया वो सत बद खो रही थी। ऊपर भाई, जो लोग मर जाते हैं वो ऊपर ही तो चले जाते हैं। वो कांपने लगी। डरो नहीं, बेफिक्र होकर जहाँ रहो। रात भर मेहमान रहोगी, सुबह तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। नाजो रोने लगी। यकीन हो गया कि बुरी तरह फंस चुकी है। ससुर का शनाख्ती कार्ड दिखाकर अजनबी ने इसका एतबार हासिल किया था। दरअसल जब सरफराज को एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो उसकी जेब से कार्ड गिर गया था। हजूम की वजह से किसी ने शनाख्ती कार्ड गिरते ना देखा और इस शख्स ने उठा लिया जो अब नाजो को यहाँ ले आया था। ये दुरुस्त था, इसकी सरफराज से थोड़ी बहुत शासनाई थी और इस बुजुर्ग ने जिसके दम लबों पर था, इसने कहा भी था कि इसकी बहू फलां जगह इंतज़ार कर रही है। लेकिन इसके बाद ही दिल का शदीद दौरा पड़ा तो वो बेचारा आगे बोल ना सका। तभी लोगों ने फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवा ली और जब वो लोग बुजुर्ग को अस्पताल ले गए तो ये कार्ड उठाने वाला अजनबी इनके हमरा जाने की बजाय नाजो को तलाश करता इस जगह पहुंच गया जहां वो दरख्त तले बैठी ससुर का इंतज़ार कर रही थी। इस मरने वाले को क्या खबर थी कि जिस शख्स को वाकिफ कार समझकर बहू की बाबत बताया है, दरअसल वही मददगार डाकू निकलेगा। सच कहा है, किसी का दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आकाश सरफराज ने इस वाकिफ कार पर भरोसा ना किया होता तो नाजो बुरे आदमी के चुंगल में ना फंसती, शायद किसी तरह सही सलामत पहुंच जाती। खैर, इसकी किस्मत में यह हादसा लिखा था सो हो गया। ताहम अब जबकि वो भेड़ियों में गिर गई थी, सिवाय रोने के कुछ ना कर सकी। एक तो खालू का दुख कि जाने इस पर क्या गुजरी, ऊपर से ऐसी सूरत हाल, कोई मूस और ना मददगार। वो इंतहाई सफ़ा किस्म के लोगों की कैद में आ चुकी थी। जब नाजो ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया और किसी तरह भी चुप ना हुई तो एक ने कहा, यार इसे सुकून का टीका लगा दो, थोड़ी देर बाद गहरी नींद सो जाएगी। इसने जितना भी वलवेला किया किसी ने कान ना धरे और ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद नाजो को ना खबर रही कि क्या हुआ और वो रात कैसी गुजरी। अब ये रोज़ का मामूल था कि होश आता तो खाना देते और फिर इसे रोने धोने की परवाह किए बगैर नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता। एक दिन जब वो होश में आई, इसने पूछा, मेरा क्या कसूर है और क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? इनमें से एक बोला, ऐ नादान, तुझे क्या मालूम कि तेरी वजह से हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। इधर इसके घर वाले यही समझ रहे थे कि वो घर आने की बजाय खुद कहीं चली गई है। रिश्तेदारों को यही गुमान गुजरा था कि ससुर को बेहोश पाकर वो रोशन के पास चली गई होगी जो गायब था। ज़रूर दोनों की साज़बाज पहले से होगी क्योंकि गांव की औरतें और लड़कियां खेतों में चारा लेने के लिए रोज़ ही घर से निकलती थीं। सास ने भी यही कहा कि नाजो ने वालिदैन के मजबूर करने से बख्तियार से शादी कर ली थी, वरना वो चाहती तो अपने चचा ज़ाद रोशन को थी। वही चचा जो इनका देवर शरीक था। बेचारे चचा चची खुद परेशान थे कि पहले इनका बेटा लापता था और अब भतीजी गुमशुदा हो गई। वो किस किस को सफाई देते जबकि इन्हें किसी बात का इल्म ही नहीं था। इसी वजह से नाजो के वालिद और भाई रोशन के दोस्तों से मालूमात हासिल करने की तकद्दो में लग गए। बिल आखिर इसका सुराग मिल गया और पता भी एक दोस्त ने बता दिया। वो दुबई में था। इसे दुबई से बाप ने रब्ता करके बुलवाया और कहा, अगर तू मेरा खून है तो सब कुछ बता दे। रोशन ने बरादरी में बैठकर कसम उठाई और कहा, मुझे नाजो के बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैं दोस्तों के तवस्सुत से दुबई गया और मेहनत मजदूरी में लग गया। आप लोग मेरे बारे में दुबई से हर तरह की तहकीकात कर सकते हैं। मैंने नाजो को गवाह किया है और ना मेरा इसके साथ कोई वास्ता रब्ता, बल्कि मुझे तो इसकी खबर भी नहीं है। नाजो के वालिद ने अपने एक दोस्त से रब्ता किया जो अरसे से दुबई में था। इससे मालूमात कराई तो इल्म हुआ कि रोशन सही कहता है। इन्हें यकीन हो गया कि रोशन बेकसूर है। ताहम नाजो की गुमशुदगी एक माँ बनी रही। एक रोज़ बिल आखिर माँ भी हल हो गया। सुबह सवेरे जब इसका बाप खेतों की तरफ निकला तो नाजो बेहोश पड़ी हुई मिल गई। न जाने कौन लोग ऐसी हालत में यहाँ फेंक गए कि इसे अपने आप की खबर थी और ना सरापे की सदबद थी। बाप और भाई चारपाई पर डालकर घर ले आए। जब इसे होश आया वो पागलों की तरह अपने घर और घर वालों को देखती, लगता था जैसे इन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो।
माँ बार बार पूछती तो इतने दिन कहाँ थी और तेरे साथ क्या हुआ है, किसने तुम पर ऐसा जुल्म ढाया है। वो टकर टकर देखती मगर जवाब न देती, जैसे ज़बान गुम हो चुकी हो। बाप और भाई इसे अस्पताल ले गए। गरचे वो बदनामी ना चाहते थे मगर इलाज बिना चारा ना था। काफ़ी अरसा इलाज होता रहा। रफ्ता रफ्ता इसकी हालत कदरे संभली। घर वालों से थोड़ी थोड़ी बात करने लगी मगर खौफ ने फिर भी इसका पीछा ना छोड़ा। बैठे बैठे डर जाती और छुपने लगती। इसे खाने का होश था और ना पीने का। ये भी खबर ना थी कि जिस्म पर लिबास है कि नहीं। माँ बाप भाइयों ने प्यार दिया तो खौफ से बहर आने लगी। अब वो खुद से नहाने धोने लगी और खाना भी मांगने लगी। लेकिन जब इसके जिस्म में दर्द होता तड़पने लगती और इसकी तबीयत ख़राब हो जाती। इसे नशे के इंजेक्शन के असरात से अभी तक पूरी तरह निजात नहीं मिली थी। वालिदैन के घर आने के बाद वह महज 4 बरस जिंदा रह सकी। यह तमाम अरसा इसने किसी गूंगी लड़की की तरह गुजारा था। जब इनके घर कोई मिलने आ जाता वो दौड़कर कमरे में चली जाती और अंदर से कुंडी लगा लेती, वरना सारा वक्त एक जगह बैठी रहती और खला में घूरती रहती। वो कभी खुद से कलामी करने लगती। इसने खुद पर जो गुजरी थी सिर्फ अपनी माँ को आगाह किया था और कहती थी, अम्मा किसी को मेरा ये हाल मत बताना वरना सब मुझे बुरी नज़रों से देखेंगे, शर्मिंदा करेंगे। माँ इसे प्यार करती, तसल्लियाँ देती कि यकीन रखो मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। नाज़ो एक शरीफ लड़की थी। इस शिद्दत से ये एहसास हो गया था कि इसके साथ बेहद बुरा हुआ है। वो अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, लिहाजा वो सबसे छुपती थी। इसका दुख इसके वालिदैन और घर वाले समझते थे, इसलिए इसे प्यार भरा सलूक करते थे ताकि किसी तरह वो तल्ख यादों को भुला सके जो बुरा वक्त इसने देखा था, इसकी तलखी को फरामोश कर सके। अफसोस कि इसकी खाला ने इसके साथ हमदर्दी करने के बजाय हर एक से यही कहा कि मेरी बहू बेकसूर नहीं थी, ये सब इसके अपने किए धरने की वजह से हुआ है। और सदा अफसोस कि ये नाज़ो को गले लगाने की बजाय इसने अपने बेटे बख्तियार की दूसरी शादी कर दी, ये कहकर कि अब नाज़ो मेरी बहू कहलाने के लायक नहीं है। जबकि इसकी चची हर एक से कहती, चंदा ने मुझे सताया, देख मेरी कैसी बद्दुआ लगी है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल पॉक स्टोरी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम।